हेलो बच्चों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज हजरतपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हमने स्टार्ट में कल अपन ने कंप्लीट किया लुईस कंसेप्ट जो था, लुईस अवधारणा। आज अपन इस लेक्चर में अगली थ्योरी जो थी अम्ल और क्षारों के लिए, वो थी ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा। ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा यानी कि ब्रोंस्टेड और लोरी ने अम्ल तथा क्षारों के लिए एक अलग प्रकार से परिभाषा दी और अलग प्रकार से इनकी पहचान बताई कि अम्ल किसे कहते हैं या किन मॉलिक्यूल्स आयनों को अम्ल कहा जाता है और किन मॉलिक्यूल्स आयनों को क्षार कहा जाता है। तो इन्होंने परिभाषा दी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी कि प्रोटॉन त्यागने की या प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति पाई जाती हो। ऐसे पदार्थ इसमें आते हैं अम्लों में। ब्रोंस्टेड और लोरी के अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको अम्ल कहा जाता है। यानी कि अपन ये बोल सकते हैं वे यौगिक जो H+ आयन त्यागते हैं, यानी कि H+ आयन या प्रोटॉन H+ आयन त्यागते हैं, वो क्या कहलाएंगे? अम्ल। ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार डेफिनेशन क्या हुई अम्लों की कि वे पदार्थ जो H+ आयन या प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। इसके विपरीत क्षारों के लिए इन्होंने परिभाषा दी कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। या वे यौगिक जो H+ आयन ग्रहण करते हैं, H+ आयन ग्रहण करते हैं, वे क्या कहलाएंगे? क्षार। जो पदार्थ H+ आयन का त्याग करेंगे या त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है वे अम्ल कहलाते हैं ब्रोंस्टेड और लोरी के अनुसार। और वे पदार्थ जो H+ आयन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे क्षारों की श्रेणी में आते हैं या क्षार कहलाते हैं ब्रोंस्टेड और लोरी के अनुसार। और इस थ्योरी को संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा के नाम से भी जाना जाता है। अम्ल क्षार अवधारणा, संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा। अम्ल H+ त्याग कर संयुग्मी क्षार में बदलते हैं, यानी अम्ल जो है अम्ल कौन होते हैं? जो H+ आयन का त्याग करते हैं, यानी कि अम्ल जो है वो H+ आयन का त्याग करके किसमें चेंज हो जाते हैं? संयुग्मी क्षार में। यानी कि अम्ल जो है वो H+ आयन का त्याग करेगा और त्याग करने के बाद ये जो अम्ल है वो किसमें चेंज हो जाएगा? संयुग्मी क्षार में। संयुग्मी क्षार यानी कि अम्ल कौन से पदार्थ होंगे ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार? जो H+ आयन का त्याग करते हैं या त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये अम्ल जो है ये H+ आयन का त्याग करने के बाद खुद किसमें चेंज हो जाते हैं? संयुग्मी क्षार में। संयुग्मी क्षार में। और क्षार जो है क्षार कौन से पदार्थ होते हैं? जो H+ आयन को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। क्षार जो है वो H+ आयन को एक्सेप्ट करने के बाद किसमें चेंज हो जाते हैं? संयुग्मी अम्ल में। संयुग्मी अम्ल में बदल जाते हैं। यानी कि सीधी परिभाषा क्या हुई? अम्ल क्या करते हैं? H+ आयन का त्याग करते हैं। तो H+ आयन को त्यागने के बाद खुद किसमें बदल जाएंगे? संयुग्मी क्षार में। और क्षार जो है वो कौन होते हैं? जो H+ आयन या प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद क्षार जो है वो चेंज हो जाते हैं संयुग्मी अम्ल में। अम्ल तथा उसके संयुग्मी क्षार और क्षार तथा अम्ल तथा उसके अम्ल के संयुग्मी क्षार तथा क्षार व उसके संयुग्मी अम्ल तथा उसके संयुग्मी क्षार और क्षार तथा उसके संयुग्मी अम्ल में केवल एक H+ आयन का अंतर होता है। H+ आयन, ये जो अम्ल है इसने H+ आयन का त्याग किया, वो किसमें चेंज हो गया? संयुग्मी क्षार में।
क्षार जो है वो H प्लस आयन को ग्रहण करके किसमें चेंज हो गया, संयुग्मी अम्ल में। यानी कि ये जो अम्ल है, अम्ल को इसके अम्ल के संयुग्मी क्षार में, यानी कि इसमें किसका अंतर होता है, केवल एक H प्लस आयन का अंतर होता है। यानी कि अम्ल जो है और उसका संयुग्मी क्षार है, इन दोनों के बीच या इन दोनों में आपस में केवल एक H प्लस आयन का अंतर होता है। क्षार जो है और उसके संयुग्मी अम्ल में भी एक H प्लस आयन का अंतर होता है। यानी कि अम्ल और उसके संयुग्मी क्षार, क्षार और उसके संयुग्मी अम्ल में एक H प्लस आयन का अंतर होता है। अपन रिएक्शन लेके देख लें, एग्जाम्पल में HCl और रिएक्शन करेंगे संयुग्मी अम्ल और क्षार के लिए। HCl प्लस H2O, HCl प्लस H2। अब दो मॉलिक्यूल अपने पास, एक HCl और एक H2O। HCl क्या है, यहाँ पे एसिड, एसिड की भांति व्यवहार करता है, और H2O बेस, क्षार की भांति व्यवहार करता है। अब यहाँ HCl एसिड है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ एसिड जो है वो H प्लस आयन का त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है। यानी कि यहाँ से HCl से एक H प्लस आयन निकलेगा, तो आगे रिएक्शन किस प्रकार होगी, यहाँ से H प्लस आयन निकलेगा HCl से, तभी तो ये एसिड है, अम्ल है। यानी कि अम्ल जो है वो H प्लस आयन का त्याग करता है, तो त्याग करने के बाद HCl जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, Cl माइनस, एक तो बचेगा अपने पास Cl माइनस, प्लस H प्लस कहाँ जाएगा, इसको H2O जो वो एक्सेप्ट करेगा, तभी तो H2O जो है वो बेस की तरह व्यवहार करेगा, या बेस कहलाएगा। H2O जो है वो H प्लस आयन को ग्रहण करने का, यानी कि डेफिनेशन क्या थी अपनी, जो H प्लस आयन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, एक्सेप्ट करने की, वो बेस कहलाता है। तो यहाँ पे बेस कौन अपना H2O, वो कब है, जब ये H प्लस आयन को ग्रहण करता है। तो यहाँ H2O जो है वो H प्लस आयन को ग्रहण करेगा, जो HCl के द्वारा दिया गया था या फ्री स्वतंत्र किया गया था H प्लस आयन, उसको H2O एक्सेप्ट करेगा और बेस कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, H3O प्लस Cl माइनस। ये रिएक्शन हुई अपनी, यहाँ एसिड कौन है, HCl, और बेस कौन है, H2O। एसिड का मतलब क्या हुआ, यहाँ से H प्लस आयन निकलेगा, और H2O बेस का मतलब क्या हुआ, यहाँ H प्लस आयन ग्रहण करेगा, और यहाँ से H प्लस आयन बाहर निकलेगा। और अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, क्या मिला आपने को, H3O प्लस और Cl माइनस। अब यहाँ पे HCl क्या है, अम्ल। अब अम्ल जो है वो अपने अंदर से H प्लस आयन का त्याग करने के बाद किसमें चेंज हो जाता है, यानी ये एसिड जो है वो किसमें चेंज होगा, संयुग्मी क्षार में। अभी अपन ने लिखा था यहाँ पे अम्ल जो है वो H प्लस आयन का त्याग करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, संयुग्मी क्षार में। इसी प्रकार क्षार जो है वो H प्लस आयन एक्सेप्ट करने के बाद किसमें बदल जाता है, संयुग्मी अम्ल में। अब इस रिएक्शन में अपने पास अम्ल है HCl। HCl जो है अम्ल, इसमें से H प्लस आयन निकलने के बाद जो बन रहा है HCl माइनस, ये क्या कहलाएगा, HCl अम्ल का संयुग्मी क्षार, यानी कि संयुग्मी क्षार होने यहाँ पे Cl माइनस, संयुग्मी क्षार, यानी कि HCl जो है वो H प्लस आयन निकलने के बाद किसमें बदल जाता है, संयुग्मी क्षार में। यहाँ H प्लस आयन निकलने के बाद क्या बचेगा, Cl माइनस। तो यहाँ Cl माइनस क्या है, संयुग्मी क्षार, इसका HCl अम्ल का। इसी प्रकार यहाँ पे बेस क्षार होना H2। अभी अपने दूसरी कंडीशन थी अपने पास, क्षार जो है वो H प्लस आयन या प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद किसमें बदल जाता है, संयुग्मी अम्ल में। यानी कि H2 यहाँ पे क्या है, बेस, जिसने H प्लस आयन ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद में किसमें बदलेगा, H3O प्लस, यानी कि H3O प्लस क्या है, इसका संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल। ये अपनी रिएक्शन है, यानी कि इसमें HCl क्या है, एसिड, क्यों है, यहाँ से H प्लस आयन बाहर निकल रहा है, और बाहर निकलने के बाद HCl क्या बचेगा, यहाँ पे Cl माइनस, और Cl माइनस क्या कहलाएगा, इस एसिड का संयुग्मी क्षार। कंडीशन के अनुसार पहली जो कंडीशन अपनी, दूसरी कंडीशन अपनी, क्षार जो है वो H प्लस आयन या प्रोटॉन ग्रहण करता है, ग्रहण करने के बाद किसमें बदलता है, संयुग्मी अम्ल में, और बनेगा क्या, H3O प्लस। इस प्रकार से यानी कि HCl
एसिड की भांति व्यवहार कर रहा है, H2O बेस की भांति व्यवहार कर रहा है। दूसरी रिएक्शन ले अपन H2O प्लस NH3। यहाँ पे ये HCl जो है वो क्या है, एसिड। अपन ले रहे हैं H2O प्लस NH3, अगली रिएक्शन। अब यहाँ पे H2O NH3 दो मॉलिक्यूल अपने पास अलग अलग, इनमें H2O क्या है, एसिड, और NH3 बेस। इस प्रकार से ये भी देखते हैं अपन H2O जो यहाँ पे पहली रिएक्शन में, ये अपने पास दूसरी रिएक्शन है, पहली रिएक्शन में H2O बेस की भांति व्यवहार कर रहा है, जबकि दूसरी रिएक्शन में यहाँ पे H2O एसिड की भांति व्यवहार कर रहा है। इसका रीजन अपन आगे देखेंगे। H2O जो है यहाँ पे H प्लस आयन का त्याग करेगा, यानी प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है इस रिएक्शन में। तो H प्लस आयन त्यागने के बाद इसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ बचेगा अपने पास OH माइनस, यानी कि यहाँ पे H प्लस आयन निकलने के बाद OH माइनस बचेगा। इसके बाद NH3 जो है वो क्या है, बेस का मतलब यहाँ NH3 H प्लस आयन को ग्रहण करेगा। तो H प्लस आयन ग्रहण करने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे NH4 प्लस, यानी कि क्या बना अपने पास H2O प्लस NH3 की रिएक्शन से NH4 प्लस आयन और OH माइनस आयन। अब यहाँ पे H2O एसिड की भांति व्यवहार कर रहा है, मतलब अपने से H प्लस आयन का त्याग कर रहा है। H प्लस आयन का त्याग करने के बाद एसिड किस में बदल जाता है, अम्ल संयुग्मी क्षार में। तो यहाँ पे OH माइनस जो है वो क्या है, संयुग्मी क्षार, H2O का संयुग्मी क्षार। इसी प्रकार NH3 क्या है, बेस का मतलब H प्लस आयन को ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे NH3 H प्लस आयन या प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद किसमें बदल जाता है, NH4 प्लस, यानी कि क्षार है तो किसमें बदलेगा, संयुग्मी अम्ल, यानी कि अपने पास दो अलग अलग प्रकार की रिएक्शन थी। एक रिएक्शन में H2O जो बेस की भांति व्यवहार कर रहा है, दूसरी रिएक्शन में H2O जो है वो एसिड की भांति व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल मीनिंग निकलता है इसका कि यहाँ पे जो अपन विलायक ले रहे हैं वो विलायक अभिक्रिया की कंडीशन के आधार पर या अभिक्रिया की कंडीशन जो है, स्थिति जो है उस पर निर्भर करता है कि यहाँ पे विलायक जो है वो अम्ल की भांति व्यवहार करता है या क्षार की भांति व्यवहार करता है। अब यहाँ पे पहली रिएक्शन में H2O विलायक जो है वो बेस की तरह व्यवहार कर रहा है, दूसरी रिएक्शन में H2O विलायक अपना एसिड की तरह व्यवहार कर रहा है। तो इसके लिए क्या होगा कि वे विलायक जो अभिकर्मक के अनुसार H प्लस आयन दान भी कर सकता है और ग्रहण भी कर सकता है, उन्हें उभयप्रोटिक विलायक कहते हैं। H2O यहाँ पे क्या हुआ, उभयप्रोटिक विलायक, यानी कि H2O जो है वो एक रिएक्शन में H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरी प्रकार की रिएक्शन में H2O जो है वो H प्लस आयन का त्याग कर रहा है। तो यहाँ विलायक जो है वो अभिक्रिया की स्थिति पे डिपेंड कर रहा है, यानी अपन ये नहीं पहले से नहीं बता सकते कि H2O जो है वो अम्ल है या क्षार है, अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ पे उभयप्रोटिक विलायक के नाम से जाने जाते हैं। तो उभयप्रोटिक विलायक के एग्जाम्पल अपने पास एक तो H2, दूसरा CH3COOH, ये भी क्या है, उभयप्रोटिक विलायक होता है, यानी कि अभिक्रिया की स्थिति के अनुसार H प्लस आयन का त्याग भी कर सकता है और H प्लस आयन को ग्रहण भी कर सकता है। तो ये थी अपने पास H2O के लिए रिएक्शन, उभयप्रोटिक विलायक H2O की। एक रिएक्शन में H2O जो है वो H प्लस आयन ग्रहण कर रहा है, दूसरी प्रकार की रिएक्शन में H प्लस आयन को या H प्लस आयन का त्याग कर रहा है। अब अपन दूसरा विलायक जो है अपने पास उभयप्रोटिक विलायक CH3COOH, इसके लिए रिएक्शन देखते हैं। पहली रिएक्शन है CH3COOH के लिए HCl प्लस CH3COOH, HCl प्लस CH3COOH। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में HCl जो है वो एसिड की भांति व्यवहार करता है, यानी कि H प्लस आयन कहाँ से निकलेगा, HCl से, और CH3COOH जो है वो H प्लस आयन को ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, HCl अपने से H प्लस आयन का त्याग कर रहा है, यानी यहाँ से H प्लस आयन निकल रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा, Cl
Cl माइनस प्लस बनेगा क्या, CH3COOH जो है वो क्या करेगा, H प्लस आयन को ग्रहण करता है, यानी बेस की तरह व्यवहार कर रहा है। यहाँ पे पहली रिएक्शन में CH3COOH क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। क्यों कर रहा है, यहाँ H प्लस आयन को ग्रहण कर रहा है CH3COOH, तो क्या बनेगा CH3COOH2 प्लस ये बनेगा अपने पास CH3COOH2 प्लस। तो यहाँ पे बेस कौन है, CH3COOH और एसिड HCl, जहाँ से H प्लस आयन निकलता है। तो H प्लस आयन HCl क्या है, एसिड, और यहाँ से H प्लस आयन निकलने के बाद क्या बनेगा, क्या बचेगा Cl माइनस, जो क्या कहलाएगा इसका संयुग्मी क्षार, अम्ल का संयुग्मी क्षार। HCl जो एसिड है इसके लिए संयुग्मी क्षार कौन है, Cl माइनस। यहाँ बेस कौन है, CH3COOH, तो इसने H प्लस आयन या प्रोटॉन को ग्रहण किया है। तो ग्रहण करने के बाद क्षार ये किसमें बदल जाएगा, संयुग्मी अम्ल में, यानी कि इस क्षार के लिए संयुग्मी अम्ल कौन है, CH3COOH2 प्लस संयुग्मी अम्ल। ये थी अपने पास CH3COOH जो उभय प्रोटिक विलायक है, उसकी पहली रिएक्शन जिसमें CH3COOH एक क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। दूसरी रिएक्शन ले अपन इसी के लिए, CH3COOH के लिए दूसरी रिएक्शन NH3 प्लस CH3COOH। यहाँ पे अभिकर्मक अलग है, NH3 पहली रिएक्शन में अभिकर्मक था अपने पास HCl। अब यहाँ पे NH3 जो है वो क्या करेगा, बेस की तरह व्यवहार करता है, क्षार की तरह व्यवहार करता है, और CH3COOH एसिड की भांति व्यवहार करता है। एसिड का मतलब क्या होगा कि यहाँ से CH3COOH से एक H प्लस आयन बाहर निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा CH3COO माइनस प्लस। अब H प्लस आयन जो निकला CH3COOH से एसिड से, उसको ग्रहण कौन करेगा, क्षार NH3। तो यहाँ पे एक H प्लस आयन ग्रहण करने के बाद NH3 किसमें बदलेगा, NH4 प्लस। ये अपने पास प्रोडक्ट बने NH4 प्लस और CH3COO माइनस। अब यहाँ पे NH3 क्या है, बेस जो H प्लस आयन को ग्रहण कर रहा है, तो इस ग्रहण करने के बाद ये किसमें बदल जाएगा, संयुग्मी अम्ल में। क्षार है तो यहाँ पे NH4 प्लस क्या हुआ, संयुग्मी अम्ल कॉन्जुगेटेड एसिड। और एसिड CH3COOH क्या है, एसिड यानी कि H प्लस आयन का त्याग कर रहा है। त्याग करने के बाद में यहाँ क्या बचेगा, CH3COO माइनस, जो क्या कहलाएगा इस अम्ल का संयुग्मी क्षार, CH3COO माइनस संयुग्मी क्षार। यानी कि यहाँ पे अमोनिया और CH3COOH की रिएक्शन में CH3COOH जो है वो एसिड की भांति व्यवहार करता है। तो पहली रिएक्शन थी HCl के साथ, यहाँ पे CH3COOH बेस की भांति व्यवहार करता है। तो इस प्रकार की विलायक जो अभिकर्मक के आधार पर प्रोटॉन H प्लस आयन दे भी सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं, तो ऐसे विलायक क्या कहलाते हैं, उभय प्रोटिक विलायक। इसके बाद किसी क्षार से H प्लस आयन जुड़ने पर ऊर्जा बाहर निकलती है। जैसे यहाँ पे क्षार अपने पास CH3COOH, इससे जैसे ही H प्लस आयन आके जुड़ता है, प्रोटॉन जुड़ता है या CH3COOH जो है वो प्रोटॉन ग्रहण करता है, तो उस कंडीशन में जुड़ने के बाद या जुड़ने पर एनर्जी बाहर निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन बंदूकता। उस एनर्जी का नाम होता है प्रोटॉन बंदूकता। प्रोटॉन बंदूकता यानी कि किसी क्षार से H प्लस आयन के जुड़ने पर जो एनर्जी बाहर निकलती, CH3COOH क्या है, क्षार, यहाँ पे इससे H प्लस आयन जुड़ रहा है, जुड़ने के बाद में क्या बन रहा है अपने पास CH3COOH2 प्लस, यानी कि जुड़ने पर यहाँ पे H प्लस आयन जुड़ने पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसका नाम क्या है, प्रोटॉन बंदूकता या प्रोटॉन बंदूकता के नाम से जानी जाती है। अब ब्रोंस्टेड लोरी ने प्रोटॉन बंदूकता के आधार पर अम्ल क्षार सामर्थ्य को समझाया, यानी कि इसने एसिड और बेस के बारे में बताने के बाद एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है
उसको भी समझाया हुआ, किसके आधार पर, प्रोटॉन बंदूकता के आधार पर। और प्रोटॉन बंदूकता क्या है, जब किसी क्षार से H+ आयन जुड़ता है तो जुड़ने पर जो एनर्जी बाहर निकलती है वो क्या कहलाती है, प्रोटॉन बंदूकता। और उसी के आधार पर ब्रोंस्टेड और लोरी ने एसिड बेस की जो स्ट्रेंथ है, एसिड बेस स्ट्रेंथ, उसको समझाया। एसिड बेस स्ट्रेंथ यानी कि एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य जो है, वो ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार प्रोटॉन बंदूकता के मान पर निर्भर करती है। तो वे यौगिक जिनके लिए प्रोटॉन बंदूकता का मान अधिक होता है उनके लिए क्षारीय प्रबलता अधिक होती है। यानी कि जिनके लिए प्रोटॉन बंदूकता का मान अधिक होता है उनके लिए क्षारीय प्रबलता जो है वो भी अधिक ही होगी। क्षारीय प्रबलता भी अधिक होगी। यानी प्रोटॉन बंदूकता का मान ज्यादा तो क्षारीय प्रबलता भी अधिक होगी। तो प्रोटॉन बंदूकता का क्रम किस प्रकार से होता है, प्रोटॉन बंदूकता का क्रम की बात करें अपन, प्रोटॉन बंदूकता का क्रम NH3 H2O HF, यानी कि क्या है, क्षार। प्रोटॉन बंदूकता का क्रम NH3 H2O HF, यानी कि यहाँ पे प्रोटॉन बंदूकता का मान NH3 के लिए सबसे अधिक होता है, उससे कम H2O और उससे कम HF। अब यहाँ पे NH3 के लिए प्रोटॉन बंदूकता का मान जो है वो अधिक होता है, तो यहाँ पे NH3 की क्षारीय प्रबलता भी क्या होगी, अधिक होगी। किससे, H2O से और HF से। H2O की क्षारीय प्रबलता या प्रोटॉन बंदूकता का मान NH3 की तुलना में कम होता है, जिसके कारण यहाँ पे H2O की क्षारीय प्रबलता भी NH3 की तुलना में कम होती है। ये क्रम था किसके लिए, क्षारीय प्रबलता के लिए, जो किस पे निर्भर करता है, प्रोटॉन बंदूकता के मान पर। नाइट्रोजन परिवार के, नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइडों को व्यवस्थित करने पर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रोटॉन बंदूकता का मान कम होता है, जिससे क्या होगा, क्षारीय प्रबलता भी कम होती है। नाइट्रोजन परिवार के जो हैलाइड है उनको व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करने के बाद वर्ग में यदि हम ऊपर से नीचे चले तो वहां पे प्रोटॉन बंदूकता का मान घटता है और घटने के कारण क्षारीय प्रबलता भी घटती है। तो नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइड NH3 PS3 यानी कि इस प्रकार से नाइट्रोजन फैमिली की जो हाइड्राइड है उनकी क्षारीय प्रबलता कम होती चली जाती है। AsH3 और NH3 PS3 AsH3 और SbH3 में अपन वर्ग में ऊपर से नीचे चले तो कौन आता है, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, आर्सेनिक और Sb, यानी कि नीचे चल रहे हैं तो यहाँ पे प्रोटॉन बंदूकता का मान, प्रोटॉन बंदूकता का मान घटता है, जिसके कारण क्षारीय प्रबलता भी इनकी घटती है। क्षारीय प्रबलता का मान घटता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो वर्ग में सबसे ऊपर है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए क्षारीय प्रबलता यानी कि प्रोटॉन बंदूकता का मान सबसे अधिक होगा, जिसके कारण क्षारीय प्रबलता भी सबसे अधिक होती है। तो नाइट्रोजन की जो हाइड्राइड है उनकी क्षारीय प्रबलता सबसे अधिक होती है इस वर्ग में। उसके बाद PS3 और उसके बाद AsH3 की क्षारीय प्रबलता का मान सबसे कम होता है। रीजन क्या है कि नीचे चलने पर, वर्ग में नीचे चलने पर प्रोटॉन बंदूकता का मान घटता है। अगला, प्रोटॉन बंदूकता का मान बढ़ने पर, प्रोटॉन बंदूकता का मान बढ़ने पर अम्लीय प्रबलता का मान कम होता है। यदि प्रोटॉन बंदूकता बढ़ रही है, प्रोटॉन बंदूकता बढ़ रही है तो वहां पे अम्लीय प्रबलता जो है, एसिड स्ट्रेंथ, वो बढ़ती है। क्षारीय प्रबलता बढ़ने पर या क्षारीय प्रबलता के बढ़ने की कंडीशन में अम्लीय प्रबलता जो है उसका मान कम होता है। प्रोटॉन बंदूकता के आधार पर कुछ अम्लों की अपन इसी प्रकार से अम्लीय सामर्थ्य को देख सकते हैं एग्जाम्पल लेके कि यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि क्षारीय प्रबलता यदि बढ़ रही है, क्षारीय प्रबलता बढ़ रही है
उस कंडीशन में अम्लीय प्रबलता जो है उसका मान कम होगा, जब अम्लीय प्रबलता का मान घटता है, अम्लीय प्रबलता का मान घटता है। अब इसी के साथ ब्रोंस्टेड और लोरी ने एक अलग तर्क दिया, वो था सम आयनन व विषम आयनन इफेक्ट, सम आयनन और विषम आयनन प्रभाव। सम आयनन और विषम आयनन प्रभाव। सम आयनन और विषम आयनन प्रभाव। सम आयनन प्रभाव, विषम आयनन प्रभाव का अपन मतलब देखते हैं कि सम आयनन का मतलब है कि किसी विलायक में यदि अपन एसिड्स को डालें, जलीय विलयन में एसिड्स को डालें तो वहां पे जो H+ आयनों की सांद्रता है वो एक समान प्राप्त होती है या अलग अलग प्राप्त होती है, भिन्न मात्रा में या भिन्न सांद्रता प्राप्त होती है H+ आयनों की। तो उसी के आधार पर विलायक को क्या कहते हैं अपन, सम आयनन विलायक या विषम आयनन विलायक। और ये जो इफेक्ट होता है इसको क्या कहते हैं अपन, सम आयनन या विषम आयनन प्रभाव। यानी कि अम्लों को, एक से अधिक अम्लों को जलीय विलयन में डालने पर उन दोनों ही अम्लों से यदि एक समान मात्रा में या समान सांद्रता में H+ आयन प्राप्त होते हैं तो वो विलायक उन अम्लों के लिए सम आयनन विलायक कहलाता है और ये प्रभाव सम आयनन प्रभाव कहलाता है। इसी प्रकार यदि ऐसा विलायक जिसमें एक से अधिक अम्लों को डालने पर यदि अपने को उन अम्लों के द्वारा अलग अलग सांद्रता में H+ आयन प्राप्त होते हैं तो वो विलायक उन अम्लों के लिए विषम आयनन विलायक कहलाता है और ये इफेक्ट विषम आयनन प्रभाव कहलाता है। इसकी डिटेल में चर्चा अपन अगले लेक्चर में करेंगे।